मेश एनालिसिस के 4 स्टेप्स थे। फर्स्ट वन, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ मेश। उसके बाद असाइन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन ईच लूप। एंड थर्ड वन क्या था? थर्ड वन बताना जरा, व्हाट वाज थर्ड वन? राइट द राइट द राइट द केवीएल इक्वेशन एंड लास्ट वन, जो इक्वेशन बनाया उसे सॉल्व करो और आंसर बताओ। एक्चुअली वही तो किया। देखो सबसे पहले क्या किया, आपका नंबर ऑफ मैसेज आइडेंटिफाई किए, 2 आए। उसके बाद क्या किया, दोनों में केवीएल लगाया तो केवीएल हो गया। उसके बाद दोनों को सॉल्व किया और हमारा आंसर आ गया। तो आई होप तुम्हें मैश एनालिसिस में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस वाले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन का बताओ क्या होने वाला है। अब पहले ही बताओ यहां पे मेश लगेगा कि नहीं लगेगा? पहले बताओ इस क्वेश्चन में मेश लगेगा कि नहीं लगेगा? मेश एनालिसिस से होगा कि नहीं ये क्वेश्चन? देखो हर एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वाइज है। ठीक है, अभी बताओ ये मेश एनालिसिस लगने वाला है कि नहीं लगने वाला है इसमें? देखो मेश का जो थर्ड स्टेप है क्या है? मेश का थर्ड स्टेप है क्या है, बोलो? मेश का थर्ड स्टेप क्या है? केवीएल। और केवीएल का मतलब क्या है कि तुम्हें हर एक ब्रांच के क्रॉस वोल्टेज पता होना चाहिए। केवीएल का मतलब है हर एक ब्रांच के क्रॉस वोल्टेज पता होना चाहिए। समझ रहे हो? तो एक बात बताओ, यहां का वोल्टेज पता है, ओके डन। इसमें अगर मान लो मैंने करंट आई मान लिया, सपोज मैंने इस तरीके से करंट आई माना हुआ है, I1, तो यहां का भी वोल्टेज पता चल जाएगा। बट क्या इस करंट सोर्स के क्रॉस वोल्टेज पता चलेगा क्या आपको? करंट सोर्स के क्रॉस कितना वोल्टेज है, क्या आपको ये पता चलने वाला है क्या? नहीं ना। सब लोग समझ पा रहे हो कि नहीं इस बात को? देखो हम धीरे धीरे सुपर मेश की तरफ बढ़ रहे हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर मेश की तरफ मैं बढ़ रहा हूं। ये बड़े बड़े नाम हैं तो समझने की कोशिश करो, मैं थोड़ा आराम से बताऊंगा। मैं क्या बोल रहा हूं, एक नेटवर्क आया आपके सामने। इस नेटवर्क में आप मेश एनालिसिस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मेश एनालिसिस में केवीएल लगता है और जो केवीएल है वो हर एक ब्रांच के अक्रॉस वोल्टेज की डिमांड करता है। बट इस करंट सोर्स के क्रॉस आप वोल्टेज नहीं बता सकते कि इसके क्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा। बता सकता है क्या कोई? 2 एम्पियर के क्रॉस वोल्टेज बता सकते हो क्या कोई? जब तक उसका इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं पता होगा तब से वोल्टेज नहीं बता सकते आप। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे मेश नहीं लगने वाला है, यहां पे मेश एनालिसिस नहीं लगने वाला है। ठीक है, तो मेश एनालिसिस नहीं लगेगा तो क्या लगेगा, अब वो देखो। अब अच्छा, इन द सेम मैनर अगर मैं इसमें लगाता हूं तो क्या इस ब्रांच में मेश एनालिसिस लग सकता है क्या? बताओ जरा, इस ब्रांच में मेश एनालिसिस लग सकता है क्या? क्योंकि उसमें भी करंट सोर्स आ रहा है, उसमें भी करंट सोर्स आ रहा है। और अगर करंट सोर्स आ रहा है तो उसके क्रॉस वोल्टेज आपको नहीं पता है।
और अगर वोल्टेज नहीं पता है तो केवीएल लिख नहीं पाओगे आप, तो इसका मतलब वहां भी आप नहीं लगा सकते। तो ये मेश एनालिसिस का कॉन्सेप्ट ही यहां पे अप्लीकेबल नहीं है। 2 एम्पियर, 2 एम्पियर करंट सोर्स है ना, तो 2 एम्पियर होगा ना। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो पहले बताओ यहां तक सबको प्रॉब्लम समझ में आई कि नहीं, कि मेश क्यों नहीं लगेगा? आप लोग रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हो यार, मुझे समझ में आएगा कैसे कि पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है? मेश क्यों नहीं लगेगा ये सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 1 ओम के साथ थेवेनिन, अरे भाई थेवेनिन कहां से आ गया? थेवेनिन की तो अभी बात ही नहीं कर रहे अपन। मैंने बोला था ना, आधा अधूरी जानकारी बहुत खतरनाक होती है। जसमीत, संदीप, नीरज, सुखजिंदर, क्या चल रहा है समझ में आ रहा है? ओके, तो कहने का मतलब यहां पे अभी आपका मेश एनालिसिस नहीं लगने वाला। अब हम एक ऐसा लूप खोजेंगे जिसमें हम केबीएल, जिसमें हम केबीएल की हर एक पैरामीटर लिख पाए। तो एक बात बताओ, सपोज अगर मैंने इस ब्रांच को कंसीडर किया, सपोज, हाँ आउटर लूप, वेरी गुड। अगर सपोज मैंने इस ब्रांच को कंसीडर किया, इस ब्रांच को, तो आप बताओ हर एक पैरामीटर का वोल्टेज अवेलेबल हो जाएगा कि नहीं? अभी बताओ हर एक पैरामीटर का वोल्टेज अवेलेबल हो जाएगा कि नहीं? देखो इसका तो 5 है ही, इसमें कितना हो जाएगा? बट उसके पहले हर एक ब्रांच में करंट असाइन करना पड़ेगा। इसमें कितना असाइन करा था? I1। इसमें कितना असाइन करा था? I2। तो ध्यान से देखते जाओ, सब लोग ध्यान से सुनना। अभी करंट की डायरेक्शन इधर है, इसमें करंट की डायरेक्शन इधर है, तो मैं काम करता हूं माइनस प्लस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, माइनस प्लस। किसी को कोई दिक्कत? माइनस प्लस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, माइनस प्लस, किसी को कोई दिक्कत? आउटर लूप में केवीएल लगा रहे हैं हम आउटर लूप में केवीएल लगा रहे हैं। क्लियर है? ओके, एक बात बताओ, इस ब्रांच में करंट कितना है? इस ब्रांच में करंट कितना है? ये जो मैं एरो लगा रहा हूं, उस ब्रांच में करंट कितना है? 5 कहां से आ गया यार? I1 एज्यूम किया हुआ है ना, I1 कंसीडर किया हुआ है ना। इस ब्रांच में करंट कितना है? इस ब्रांच में करंट कितना है? I2। इस ब्रांच में करंट कितना है? I2। ओके, इस ब्रांच में करंट कितना है? इस ब्रांच में 2 एम्पियर, 2 एम्पियर। तो क्या हम इस पॉइंट पे केसीएल लगा सकते हैं? क्या हम इस पॉइंट पे केसीएल लगा सकते हैं? इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग, तो I1 प्लस 2 इज इक्वल टू I2। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? I1 प्लस 2 इज इक्वल टू I2। देखो ये वाला करंट आ रहा था, नीचे से करंट ऊपर जा रहा था, 2 प्लस I1
इज इक्वल टू I2, 2 प्लस I1 इज इक्वल टू I2। क्लियर? ओके। अब इसके बाद देखो, एक इक्वेशन तो चलो तुम्हारे पास आ चुकी है। अब एक और इक्वेशन लानी है I1 एंड I2 में। अब दूसरी इक्वेशन कहां से आएगी, कोई गेस कर सकता है? दूसरी इक्वेशन कहां से आएगी? अच्छा बताओ, ये केसीएल का इक्वेशन है, केवीएल का इक्वेशन है? ये केसीएल का इक्वेशन है, केवीएल का इक्वेशन है? केसीएल, ठीक है, ओके। अब एक दूसरी इक्वेशन लानी है आपने, अब एक दूसरी इक्वेशन लानी है, वो इक्वेशन तुम्हें केवीएल से लानी है, वो इक्वेशन तुम्हें केवीएल से लानी है। अब बताओ केवीएल, अब दूसरी इक्वेशन जो केवीएल से लानी है, किस लूप में हम केवीएल लगाएं? पहले लूप में, दूसरे लूप में, या आउटर लूप में? फर्स्ट लूप, सेकंड लूप या आउटर लूप? फर्स्ट लूप, सेकंड लूप या आउटर लूप? आउटर लूप। अच्छा, फर्स्ट लूप में क्यों नहीं लगा पा रहे हैं? फर्स्ट लूप में केवीएल क्यों नहीं लग पा रहा है? फर्स्ट लूप में केवीएल क्यों नहीं लग पा रहा है? पैरेलल में करंट सोर्स है, दिस इज नॉट द रीजन। एक्चुअली जो करंट सोर्स है उसके अक्रॉस हमें वोल्टेज नहीं पता है। एग्जैक्टली जो करंट सोर्स है इसके क्रॉस वोल्टेज नहीं पता है, तो इसका मतलब हम वहां पे केवीएल नहीं लगा सकते। बहुत बारीकी से समझो, वरना तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि किस क्वेश्चन में सुपर मेष लगाना है। यार इतना आराम से पढ़ा रहा हूं ना, मतलब मैं तो भूल ही गया हूं कि मैं क्रैश कोर्स करा रहा हूं, समझ रहे हो? क्योंकि एक्चुअली क्रैश कोर्स का होता है कि आपने सब पढ़ लिया है, आपको बस रिवीजन करना है। खैर समझो, तो क्या बोल रहा हूं मैं कि पहले लूप में वोल्टेज केवीएल नहीं लगा सकते क्योंकि वोल्टेज 2 एम्पियर करंट सोर्स से क्रॉस है नहीं। दूसरे लूप में केवीएल नहीं लगा सकते क्योंकि 2 एम्पियर करंट सोर्स के क्रॉस वोल्टेज आपको पता नहीं है। बट हम आउटर लूप में केवीएल लगा सकते हैं क्योंकि हर एक एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज पता है। तो चलो साइन असाइन कर लिया, माइनस प्लस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, माइनस प्लस। आई होप आउटर जो रेड वाला है उसमें सबको साइन समझ में आ रहा होगा, ठीक है? तो अब बताओ पहला साइन लिया जाए, फर्स्ट दूसरा साइन? केवीएल लगाने के लिए फर्स्ट साइन या सेकंड साइन? फर्स्ट, चलो तो सॉरी सेकंड, प्लस बोलो मतलब सेकंड, तो 5। अब बोलते जाओ। अच्छा मैं एक एक लोग से पूछूंगा, मैं उससे मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं। दूसरा स्टेप, नीरज आप बोलो सेकंड। अब इसके बाद क्या लिखूं? नीरज आप बोलो। जिससे पूछूंगा वही बताएगा। फाइव के बाद क्या लिखूं आप बताओ? यार समझ में आ रहा है नहीं आ रहा वो बताओ फिर, हो भी कि नहीं यार? हो तो चलो, -I1, वेरी गुड, -I1। अगला जसमीत आप बताओ, जसमीत अगला आप बताओ। आउटर लूप में केवीएल लगाना है। दो नीरज है एक नीरज मैं हूं, एक आप हो, ठीक है? तो जब भी मैं बोलूं तो समझ जाओ आप ही हो। क्या है? -I2, वेरी गुड। I1 -I2, ओके। संदीप आप बताओ। +2, ओके वेरी गुड, इज इक्वल टू 0। तो कितना हो गया? I1 + I2 इज इक्वल टू
I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 7। मुझे पता है आप लोग को पता है, तो फिर आप लोगों से क्यों पूछना। ओके, अभी दो इक्वेशन आ गए आपके सामने। अभी आपके सामने दो इक्वेशन आ गए। अच्छा, इक्वेशन किसका है, केवीएल का केसीएल का? एक इक्वेशन किसकी हेल्प से आया, केसीएल या केवीएल? ये इक्वेशन किसकी हेल्प से आया? अरे इसको तो सबको बताना है, कोई भी बता दो। केवीएल, केवीएल। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि सुपर मेश इज व्हाट इज सुपर मेश? सुपर मेश इज केसीएल प्लस केवीएल प्लस ओम्स लॉ। केसीएल प्लस केवीएल प्लस ओम्स लॉ। डेप्थ, गहराई को समझो बात को। जेई में क्वेश्चन आया हुआ था कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, मतलब वैसे कि सुपर मेश इज व्हाट, केसीएल ओम्स लॉ, केवीएल ओम्स लॉ, केसीएल प्लस केवीएल प्लस ओम्स लॉ, ऐसे करके चार ऑप्शन थे। तो मैं रटवा नहीं रहा हूं, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि देखो पहला क्वेश्चन आया केसीएल से, दूसरा आया केवीएल से, और यहां पे जो V इक्वल टू आई आर लगाया, एक्चुअली क्या था, V इक्वल टू आई आर इज व्हाट, V इज इक्वल टू आई आर इज व्हाट, ओम्स लॉ ना। V इक्वल टू आई आर इज ओम्स लॉ ना, समझ रहे हो? किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस जब आप वोल्टेज निकालते हो तो V इक्वल टू आई आर करते हो, एंड V इक्वल टू आई आर इज व्हाट, ओम्स लॉ। तो मतलब किसकी किसकी हेल्प ली, केसीएल की हेल्प ली, केवीएल की हेल्प ली, और ओम्स लॉ की हेल्प ली। अब एक बात बता दो मुझे, अगर सिर्फ अगर सिर्फ मेश एनालिसिस होता, अगर सिर्फ में, अच्छा एक काम करते हैं, पहले इसका आंसर बता दो, इस पे आ जाओ, फिर उसको कंक्लूड करते हैं। तो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 7। तो I1 प्लस I2 की वैल्यू कितनी है, I1 प्लस 2 इज इक्वल टू 7। तो 2I1 इज इक्वल टू 5 एंड I1 इज इक्वल टू 2.5 एंड I2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4.5। हाँ 4.5। क्लियर है सबको? आंसर इज क्लियर टू एवरीवन? एक बात बताओ, क्या मैं सब लोगों को सुपर मेश समझा पाया? सुपर मेश पहले ये समझना है कि कहां पे लगेगा, उसके बाद देन आप प्रोसीड करोगे, एक इक्वेशन केसीएल से लाओगे और एक इक्वेशन केवीएल से लाओगे, फिर दोनों को सॉल्व करोगे, देन वहां से आपका आंसर आएगा। डन? अब देखो, अब किसी को लग रहा है सर लगाएंगे कहां कहां पे, सुपर मेश कहां लगाएंगे? एक्चुअली देखो मैं बता रहा हूं, ये जो जब मैं फुल कोर्स पढ़ा रहा होता हूं ना, तो सुपर मेश पे कम से कम मैं 10 क्वेश्चन करवाता आपसे, सुपर मेश पे कम से कम 10 क्वेश्चन। तो ऑब्वियस सी बात है यार, चीजें तो बहुत अच्छी हो जाती है आपकी, बट वही है टाइम बाउंडेशन। जो मेश एनालिसिस कराया उस पे 15 से 20 क्वेश्चन कराता फिर मैं, तो डिफरेंस तो है। यहां पे रोकना पड़ रहा है। अच्छा, अब समझो, अब आपको कब कब सुपर मेश लगाना है वो समझ लो। डिफरेंट कनेक्शंस फॉर अ सुपर मेश। अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया,
कुछ ऐसा कॉन्फ़िगरेशन था कि नहीं था, बताओ। जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया कुछ ऐसा ही कॉन्फ़िगरेशन था। तो मतलब जब दो मेश के बीच में कोई करंट सोर्स आ जाए तो वहां पे क्या लगाएंगे, सुपर मेश। पॉइंट समझ में आ रहा है सबको, कब लगाना है आपने। मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रख रहा हूं, आप मुझे ये बताना कहां पे सुपर मेश लगेगा कहां पे नहीं लगेगा। फाइव I1 5V2। चलो आप बताओ किस केस में सुपर मेश लगेगा किस केस में नहीं लगेगा, का कॉन्सेप्ट कहां पे लगेगा और मेश किस में लगेगा। सुपर मेश इन थर्ड, आप लोग सुपर मेश इन थर्ड, अभी फिर इसको कैसे भूल गए आप। अभी कुछ देर पहले यही तो था, अभी कुछ देर पहले यही तो था। अभी क्वेश्चन देखो ना, कहां गया, ये देखो बीच में एक करंट सोर्स, इस यही वाला पोर्शन तो उठाया, तो यहां पे करंट सोर्स था तो सुपर मेश लगा था ना, बीच में करंट सोर्स था तो सुपर मेश लगा था, ठीक है। तो इसका मतलब जहां भी करंट सोर्स होगा, जहां भी करंट सोर्स होगा वहां पे लगेगा। तो करंट सोर्स एक ए है, एक ए है, दिस इज तो वोल्टेज सोर्स है ना, तो ये तो वोल्टेज पता है ना आपको। अगर I1 पता होगा तो वोल्टेज तो पता चल जाएगा ना फिर, तो ये तो सिंपली मेश से हो जाएगा ना। तो सुपर मेश इन 1 and 3, मेश इन 2। समझ में आया। देखो सुपर मेश वहां लगाते हैं, ऐसे नहीं रखना है हमने कि जहां डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट बात ही छोड़ दो। सुपर मेश हमको वहां पे लगाना है जिस सोर्स के अक्रॉस हम वोल्टेज नहीं पता कर सकते। अब आप बताओ, अगर आपसे दे दिया जाए 5 एम्पियर का करंट सोर्स है तो क्या आपको इसके क्रॉस वोल्टेज पता चल जाएगा, क्या नहीं है। तो मतलब यहां पे सुपर मेश लगेगा। अब यहां पे अगर ये वोल्टेज सोर्स है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है डजंट मैटर, उसके क्रॉस वोल्टेज तो पता है ना हमें। अगर ये वोल्टेज सोर्स है तो मतलब उसका वोल्टेज तो हमें पता है ना, अगर पता है तो मतलब हम मेश लगा सकते हैं। क्योंकि व्हाट इज मेश, मेश इज अ केवीएल प्लस ओम्स लॉ। और व्हाट इज केवीएल, केवीएल इज द वोल्टेज, तो वोल्टेज उसके क्रॉस पता होना चाहिए। तो जो सोर्स है उसके क्रॉस वोल्टेज तो हमें पता है ना, चाहे वो डिपेंडेंट हो चाहे इंडिपेंडेंट हो, डजंट मैटर, हमें वोल्टेज इसके क्रॉस पता है ना। ठीक है एक करंट पे डिपेंड कर रहा है, बट हम करंट निकालने के बाद हमें वोल्टेज तो पता चल जाएगा ना, करंट निकालने के बाद। एग्री। तो एग्जैक्टली अब यहां पे आ जाओ, यहां पे भी करंट सोर्स है। अब करंट सोर्स है तो इसके क्रॉस वोल्टेज तो हमें पता है नहीं, डजेंट मैटर क्यों, वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है। चलो वोल्टेज की वैल्यू आ गई, V2 की वैल्यू तुम्हें पता चल गई, तब भी आओगे तो यहां पे क्या लिखोगे, 5 एम्पियर ही लिखोगे ना, करंट तो एम्पियर में ही लिखोगे ना। तो अगर एम्पियर में लिखोगे मतलब ये करंट किस में है, एम्पियर में, तो करंट सोर्स के क्रॉस वोल्टेज पता नहीं है। पॉइंट क्लियर हुआ। तो मतलब हमें क्या समझना है, सुपर मेश हम वहां लगाएंगे, देखो ध्यान से समझो, स्टार्टिंग से समझो। हमें एक लूप दिया गया, मतलब एक नेटवर्क दिया गया जिसमें 2 या 3 लूप हैं। अब हमने सबसे पहले नंबर ऑफ लूप आइडेंटिफाई कर लिए, कर लिया, ध्यान से सुनते रहना बस, चाहे तो आंख बंद कर लो। हमने लूप आइडेंटिफाई कर लिया, अब हम हर एक लूप में टहलेंगे।
अगर हर एक लूप में टहलने के बाद हमें हर एक एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज पता चल जा रहा है तो हम लगाएंगे मेश एनालिसिस। अगर हर एक लूप में टहलने पे कोई एक ऐसा एलिमेंट आ गया जिसके क्रॉस वोल्टेज हमें पता नहीं चल रहा है, तब हम फर्दर किसकी तरफ मूव करेंगे? सुपर मेश की तरफ। पॉइंट क्लियर हुआ? क्लियर है? ओके। तो अब जैसे मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं, आप बताना कि इसमें, मैं सिंपली क्वेश्चन देता हूं, आप बताना सुपर मेश लगेगा नहीं लगेगा। इतना डिस्कशन के बाद एटलीस्ट आपको ये तो पता चल जाना चाहिए। आपने क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है, बट इक्वेशन बना के छोड़ देना है। बस इक्वेशन बना के छोड़ देना है। अभी बताओ, यहां पे मेश लगेगा सुपर मेश? यहां पे मेश एनालिसिस होगा या सुपर मेश? अभी अभी सबको क्लियर हो रहा है कि नहीं कॉन्सेप्ट? सुपर लगेगा। सुपर क्यों लगेगा? क्योंकि मेश तब लगता जब हमें हर एक ब्रांच के क्रॉस वोल्टेज पता होता। बट हमने क्या देखा, एक करंट सोर्स आ गया, और क्या करंट सोर्स के क्रॉस वोल्टेज पता चलेगा क्या आपको? करंट सोर्स के क्रॉस वोल्टेज पता है क्या आपको? नहीं पता है ना। उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? नहीं पता। अगर गलती से अगर गलती से मैंने यहां पे कुछ इस तरीके से वोल्टेज सोर्स लगा दिया होता, ±5 वोल्ट, अभी बताओ इसमें सुपर मेश लगेगा नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि हमें वोल्टेज पता है। पॉइंट क्लियर हुआ? अब तो हम सिंपली मेश से कर सकते हैं ना। हम सिंपली मेश से कर सकते हैं। डन। ओके। तो एक काम करते हैं अपन, यहां पे आप बताओ इसका इक्वेशन। तो इसका इक्वेशन एक आएगा केसीएल से, एक आएगा केबीएल से। दोनों इक्वेशन लिख के बताओ। चलो सब लोग दोनों इक्वेशन लिख के बताओ सब लोग। एक केसीएल से आने वाला है, केबीएल से आने वाला है। चलो मैं करंट असाइन कर देता हूं ताकि लोगों का आंसर अलग अलग ना हो। इस लूप में करंट है I1, इस लूप में करंट है I2, एंड इस लूप में करंट है I3। I1 I2 I3। चलो सब लोग सॉल्व करो क्वेश्चन को। मुझे बस इक्वेशन बताओ, सॉल्व करके आंसर नहीं बताना, आपने बस इक्वेशन बता देना है। और किसी को क्वेश्चन टफ लग रहे हो तो भी बता देना।
केसीएल की इक्वेशन कितने लोगों को आ चुकी है? केसीएल वाला बताओ, केसीएल वाला तो आसान है ना, केसीएल केसीएल की इक्वेशन तो आसान है ना। I1 plus I2 equal to 7, wrong answer। केसीएल की इक्वेशन सब लोग बताओ। I1 plus I3 plus 7, I1 क्या बोला आपने? I3 plus I7, वेरी गुड, हाँ ये सही है, वेरी गुड सर। यार देखो, यहां से करंट कितना आ रहा है? I3, यहां से कितना आ रहा है? 7, यहां से कितना जा रहा है? I1, तो क्या हो गया? I3 plus 7 इज इक्वल टू I1। ये बात सबको समझ में आएगी नहीं? I3 plus 7 इज इक्वल टू I1। पुनीत भी, रमता भी, शुभम भी। अब आप लोगों ने क्या गलती करी? शुभम, पुनीत या फिर और लोगों ने भी गलती करी होगी। क्या गलती करी वो सुनो। आप लोगों ने क्या किया कि इसमें लगा दिया। अब एक बात बताओ, इस ब्रांच में कितना करंट है? बोलो, इस ब्रांच में कितना करंट है? I2। यही तो गलती कर दी ना, यही तो गलती कर दी ना। तो ये I3 को इग्नोर क्यों कर रहे हो तुम? अगर आप यहां से देखोगे तो हो जाएगा I2 माइनस I3, अगर आप यहां से देखोगे तो हो जाएगा I3 माइनस I2। कोई कॉन्सेप्ट भूलना नहीं है, सारी चीजें इंटरलिंक्ड है, याद रखना। समझ में आया नहीं सबको? अगर आप देखो, सिंपल सी बात है, जैसे को बताने के लिए मैं यूज करता हूं कि जैसे होता है ना कि हर कुत्ता अपने घर का शेर होता है, तो इन द सेम मैनर जो आई अगर इस एरिया में हो तो इसमें कौन डोमिनेट करेगा? I2, तो क्या हो जाएगा? I2 माइनस I3। अगर इसके इस वाले लूप में हो तो कौन डोमिनेट करेगा? I3, तो I3 माइनस I2। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो I3 प्लस I7। चलो, अब केसीएल तो हो गया, केसीएल तो हो गया। अब अगला पॉइंट कौन है? केबीएल। अगला पॉइंट कौन है? केबीएल। अब एक बात बताओ आप, अब एक बात बताओ आप, ये जो केबीएल है, ये जो केबीएल है, ये किस लूप में लगाया जाए? आउटर लूप कितने दिख रहे हैं आपको? कितनी पॉसिबिलिटी है मुझे बताना? आउटर लूप में कितनी आउटर लूप हैं जिसमें आप केबीएल लगा सकते हो? मुझे खोज के बताओ, कितनी पॉसिबिलिटी है? 1, 2, 3, कितनी है आउटर लूप? चार, दो, हाँ एक्चुअली दो है। देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। पहला पहला लूप, पहला आउटर लूप, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। ए लूप सबको आइडिया लग गया? फर्स्ट लूप। दूसरा लूप सुनो, दूसरा लूप ग्रीन वाले से करता हूं, ग्रीन वाले से नहीं, व्हाइट वाले से। फर्स्ट वन, सेकेंड वन, थर्ड वन, यहां से यहां पे एंड दिस वन। अभी बताओ, इसके अलावा कोई और आउटर लूप बन रहा है क्या?
इसके अलावा कोई और आउटर लूप आपको दिख रहा है? बोलो, क्या आपको कोई और आउटर लूप दिख रहा है? आउटर लूप का मतलब देखो, एक ऐसा लूप लेना है। आउटर लूप मतलब ये नहीं कि सिर्फ बाहर बाहर से, एक ऐसा लूप लेना है जिसका हम वोल्टेज, जिसमें हम केवीएल लिख पाए। एक ऐसा लूप लेना है जिसमें हम केवीएल लिख पाए, ठीक है? तो अब केवीएल कहां कहां लिख पाएंगे? दोनों में लिख पाएंगे। अब एक बात बताओ, क्या आप एक काम करो, आप व्हाइट आउटर वाले का लिखो। पहले आउटर वाले का लिखो, फिर व्हाइट वाले का लिखते हैं। पहले आउटर वाले का लिखो आप इक्वेशन, फिर व्हाइट वाले का लिखते हैं। सारी चीजें इसी क्वेश्चन से क्लियर कर देंगे अपन। सुपर मेश भी, केसीएल भी, केबीएल भी। आप पहले येलो वाले का लिखो। सब लोग इक्वेशन लिख के बताओ, I1 I2 I3 में रिलेशन आएगा। आते हैं, चलो। तो प्लस माइनस, माइनस प्लस, उसके बाद प्लस माइनस, देन प्लस माइनस, ठीक। ये तो बहुत सिंपल तरीके से हो जाएगा लगता है। तो 7 माइनस 2I2 माइनस I3 इक्वल टू 0। ये तो बहुत ही सिंपल था। तो 7 2I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 7। दिस इज फॉर येलो, दिस इज फॉर येलो। ये 2 और 3 आप लोगों का क्यों, कहां से आ रहा था? सुखजिंदर और किसने किसने, हाँ जसमीत ने तो सही बताया था। शुभम आपका भी 2 मल्टीप्लाई क्यों किया था आपने? हाँ शुभम आपका तो, अच्छा शुभम 2 है। अब शुभम को रमता बोलूंगा, शुभम उनको शुभम बोलूंगा। I2 को I3 ले लिया, अच्छा चलो। तो आई होप ये मैंने येलो वाले को व्हाइट से लिख दिया, चलो कोई, ठीक है। अब इस पे आते हैं। सर 2 को 1 समझ लिया भाई यार ये तो गलती, कोई I2 को I3 ले ले रहा है, कोई 2 को 1 ले ले रहा है। राइटिंग में प्रॉब्लम है तो बताओ। मेरे हिसाब से तो सब कुछ साफ साफ दिख रहा होगा। कौन सा रिपीट करना है? देखो 7 7, अब माइनस माइनस, तो माइनस कितना हो गया 2 इंटू, इसमें से करंट कितना है? इसमें करंट है I2, इसमें करंट कितना है I3, इसमें करंट कितना है I1, समझा? तो दिस इज I3 एंड दिस इज I2 इंटू I2। ठीक है, चलो अब व्हाइट पे आ जाते हैं। व्हाइट वाले पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, तुम बताना। 7 माइनस 1 इंटू I1 माइनस I2 माइनस माइनस 3 इंटू I3 माइनस I2, I3 माइनस I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब कोई कहेगा सर ये I3 माइनस I2 क्यों लिया? तो हम इस लूप में लगा रहे ना, हम इस लूप में लगा रहे थे, इसको डोमिनेटिंग रखेंगे ना। इस लूप में लगा रहे थे इसलिए I1 को डोमिनेटिंग रखा, इस लूप में लगा रहे थे इसलिए I3 को डोमिनेटिंग में रखा, n माइनस I3 इक्वल टू 0।
तो 7 माइनस I1 प्लस I2 माइनस 7 माइनस I1 प्लस I2 माइनस 3I3 प्लस 3I2 माइनस I3 इक्वल टू 0। तो 7 सर 1 फ्रॉम 1 1 1 यहां से ये बोल रहे हो, ये वाला 1, ठीक है। तो 7 I1 माइनस I1 प्लस 4I2 माइनस 4I3 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ व्हाइट लूप, सही है। तो I1 प्लस 4I3 माइनस 4I2 इज इक्वल टू 7। समझ आया? नहीं गलत किया? कहीं गलत हो तो बताओ, कहीं कोई गलती लग रही हो तो बताओ। एक बार देख लो, सही है गलत है। सॉल्व नहीं करना आपने, सॉल्व नहीं करना, बस इक्वेशन लिखना सिखा रहा हूं। सुपर मेश एंड मेश सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। डन? ओके, हो गया ना सबका? कहां गया सर? इसके बाद थ्योरम्स करवा देना इफ पॉसिबल। थ्योरम तो इसके बाद ही होगा, मतलब एक बार नोडल हो जाएगा फिर थ्योरम ही करवाएंगे। माइक खरीद लो सर या सेटिंग कर लो, क्योंकि गूंज रही है आज। रूम खाली खाली है शायद इसलिए। माइक खरीद लेंगे, फिर आप लोग जो बोलोगे वो नहीं सुनाई देगा ना। सब कुछ देखना पड़ता है ना। चलो अब नोडल पे बात करते हैं। आई होप तुम्हें मेश एंड सुपर मेश समझ में आ गया होगा। अब हम नोडल पे बात करते हैं, ठीक है। नोडल एनालिसिस। तो नोडल के पहले थोड़ा सा बहुत बेसिक बेसिक सी बातें हो कर लेता हूं मैं। I1 V1 V2 I1। तो अब यहां पे देखो, व्हाट इज करंट, व्हाट इज करंट I1 इज इक्वल टू व्हाट, बोलो व्हाट इज I1, व्हाट इज I1। बताओ यार, V1 माइनस V2 बाई आर, आर, ठीक है। मतलब व्हाट इज करंट, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, सिंपल, ठीक है। अच्छा, अगर मैंने एक करंट की डायरेक्शन चेंज कर दिया I2, अब बताओ व्हाट इज वैल्यू ऑफ I2।
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I2? वेरी गुड, V2 माइनस V1 डिवाइड बाई R, V2 माइनस V1 डिवाइड बाई R। ओके, अब अगर मैंने इसी चीज को इसका सही आंसर देना सब लोग, 2 ओम 6 वोल्ट 8 वोल्ट, व्हाट इज करंट, व्हाट इज I1? व्हाट इज I1? तो अगेन 6 माइनस 8 डिवाइड बाई 2 दैट इज -1 एम्पियर। इसका मतलब व्हाट इज मीनिंग ऑफ -1 एम्पियर? व्हाट इज मीनिंग ऑफ -1 एम्पियर? व्हाट इज मीनिंग ऑफ -1 एम्पियर? अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन मतलब करंट इधर से इधर नहीं फ्लो हो रहा है, इधर से इधर फ्लो हो रहा है। पॉइंट समझ में आ नहीं सबको? करंट इधर से नहीं फ्लो हो रहा है, करंट इधर से फ्लो हो रहा है। क्लियर है सबको? मतलब जिस डायरेक्शन में ऑलरेडी दिया हो, अगर उसी डायरेक्शन में करंट आ रही है तो पॉजिटिव होगा, अगर जिस डायरेक्शन में दिया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट जा रही है तो निगेटिव होगा। याद रखना इस बात को। डन? ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं बट आधे लोग यही घायल हो जाते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं नोडल एनालिसिस। नोडल एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। चलो पहले सिंपल से स्टार्ट करते हैं, फिर बात कर लेंगे थोड़ा सा। प्लस माइनस V2 प्लस माइनस V1, ठीक है। सपोज दिस इज R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3, दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3, ठीक है। ओके, तो एक बात बताओ, जब हमने मेश एनालिसिस किया था हमारा पहला स्टेप क्या था? मेश एनालिसिस जब किया था तो पहला स्टेप, 4 स्टेप लिखवाए थे मैंने, उसका पहला स्टेप क्या था? फाइंड आइडेंटिफाई द मेश, आइडेंटिफाई द मेश। क्लियर है? आइडेंटिफाई द मेश, तो यहां पे हो जाएगा आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल नोड। समझो जरा, वहां पे क्या किया था? आइडेंटिफाई द मेश। अब यहां पे क्या बोल रहे हैं? आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल नोड, ठीक है। अब प्रिंसिपल नोड का देखो, यहां पे कितने प्रिंसिपल नोड देख रहे हैं तुम्हें बताओ जरा, तुम्हें यहां पे कितने प्रिंसिपल नोड दिख रहे हैं? एनीवन? 3?
दो, दो, अच्छा, एक, ओके। अब समझना जरा, एक काम करता हूं ना मैं, एक काम करता हूं, इसी समय सारा कुछ एक, दिनेश रिप्लाई नहीं आ रहा है तुम्हारा। ओके, अच्छी बात। गुड लिसनर। पता लगा एग्जाम देने गए और वहां पे पूरा पेपर पढ़ के आ गए और बाद में बोला कि आई एम अ गुड रीडर। उससे अगर पेपर निकल गया तो बहुत अच्छी बात है? पी स्पेशल एग्जाम डिलेड नोटिस अपलोडेड, ऐसा है क्या? लगता है क्रैश कोर्स फुल कोर्स में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। बहुत स्लो जा रहा हो यार, बहुत स्लो। चलो, देखता हूँ यार, कुछ वही सब। इस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होने चाहिए ना, फुल कोर्स का मतलब वो नहीं होता। फुल कोर्स का मतलब अब तीन से चार स्टूडेंट्स है। अब यार ऑब्वियस सी बात है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है तो पूरी अच्छे से निभानी भी है। अब 4 से 5 स्टूडेंट्स रहेंगे फिर तो कम से कम 10, 15, 20 स्टूडेंट्स हों तो चलो फुल कोर्स चला दो। 6 to 8 मंथ डेली 3 3 4 4 घंटे क्लास करा के बहुत अच्छे से सब कुछ करा दो। यार नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप लोग बहुत कम हो ना, क्योंकि 4 से 5 लोग हो सिर्फ। एटलीस्ट 15 हो तो एक बार चलो ठीक है, एक बार बंदा सोचे भी। क्रैश कोर्स तो 2 मंथ में फ्री हो जाएंगे, ये वाला सीन है। बाकी ये है कि सेंटर पटियाला में ओपन कर लो, तो 10 स्टूडेंट्स मैं दे दूंगा, सब एम्प्लॉयज है। तो जसमीत, आप अगर आपको ऐसा लगता है तो अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि 10 आप दे दोगे, 20 आप दे दोगे, तो आप ऑनलाइन में ले लो ना। क्या पता कोरोना बढ़ जाए, सब बंद ही हो जाए। जब आप लोग को इतना कॉन्फिडेंस है कि 10 आप ले सकते हो, 20 आप दे सकते हो, तो ऑनलाइन लेके चले आओ। मैं स्टार्ट कर देता हूँ फुल कोर्स, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों के हिसाब से टाइमिंग चला दूंगा मैं। अब वही बात है, अभी बंद हो जाएगा, फिर मान लो कहीं आ गया मैं, पटियाला सेट हो गया, फिर वहां पे सब कुछ ऑनलाइन वर्क
सुन लिख के फीलिंग चली जाती है सबकी। अच्छा, अभी आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा, मुझे आप बताओ, जसमीत आप बताओ। ऑनलाइन वर्ड सुन के चलो ठीक है, अभी तक आपका एक्सपीरियंस कैसा है? तो यार ऑनलाइन डिपेंड इस पे नहीं करता, डिपेंड इस पे करता है ना कि मतलब कैसे पढ़ रहे हो आप, बेसिकली अगला कौन वो कर रहा है। खैर, तो यार अब वही थैंक यू, बट वही चीज बोल रहा हूँ ना यार जसमीत, कि अब मान लो हम स्टार्ट करते हैं तो ऑफलाइन में आने के बाद स्टार्ट करते हैं, बस वो कोरोना आ गया सब बंद। तो अगर आपको लगता है कि उनको बोलो ऑनलाइन आए, हम बैच स्टार्ट कर देते हैं, फुल कोर्स स्टार्ट कर देते हैं आप लोग का, क्योंकि यहाँ ऑफलाइन यहाँ पे मैंने स्टार्ट करना है। कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों के पास टाइम है, अगर आपको लगता है, मुझे ज्यादा नहीं, अगर आप लोग का 15 स्टूडेंट्स का बैच बन गया, 15 से 20 स्टूडेंट्स का बैच बन गया, तो मैं आपको, और तब फिर इतना जान लो, जो मैं अभी स्पीड से करा रहा हूं ना, इससे भी कम स्लो स्पीड से चलेगा, और एक एक क्वेश्चन, एक एक टॉपिक के कम से कम 8-8 10-10 क्वेश्चन होंगे। मतलब तब भी 4 घंटे की क्लासेस चलेंगी, बट आपके कॉन्सेप्ट एकदम ही ग्राउंड से चलेंगे, फिर उसकी तो बात ही अलग है। ठीक है, जितना अभी देख रहे हो इसका 4 गुना बेटर होगा वो, क्योंकि मैं बहुत क्वेश्चन स्किप कर रहा हूं, कुछ मेरे टॉपिक्स स्किप हो रहे हैं जो कि मैं नहीं चाहता स्किप करना, बट स्टिल करना पड़ रहा है क्रैश कोर्स के नाम पे। तो अगर आपको लगता है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे तो कर सकते हैं, बट वही है 4-5 लोगों के लिए नहीं है। खैर, पढ़ते हैं, देखते हैं, बाद में डिस्कस करते हैं। हाँ, अभी बताओ, आइडेंटिफाई, दोनों में प्रिंसिपल नोड आइडेंटिफाई करो, चलो बताओ कितने प्रिंसिपल नोड दिख रहे हैं आपको, पहले में भी दूसरे में भी बताओ। पहले में कितने प्रिंसिपल नोड हैं, दूसरे में कितने प्रिंसिपल नोड हैं? सब लोग ध्यान से सुनो, देखो मैं ना एक हाईलाइट कर रहा हूं 1:2, चलो मैं अब फर्स्ट एंड सेकंड में 2, अफसोस कि सबका गलत है, अभी तक एक भी आंसर सही नहीं आया। 2, हाँ इनका सही है, शुभम का। चलो अब सुनो, अब सुन लो, देखो जो प्रिंसिपल नोड होता है ना, वहां पे एटलीस्ट 3 ब्रांचेज होने चाहिए, वहां पे एटलीस्ट 3 ब्रांचेज होनी चाहिए। तो 3 ब्रांचेज कहां पे हैं? 1 एंड 2, बात क्लियर हुआ? दिस इज प्रिंसिपल नोड, यहां पे आ जाओ, दिस इज प्रिंसिपल नोड। ब्रांच बोल लो, एलिमेंट बोल लो, एक ही बात है ना यार। अब यहां पे देखो सिर्फ एक रेजिस्टेंस है, एक आपका वोल्टेज सोर्स है। अब बताओ यहां पे 4 है 3 है, यहां पे 4 है 3 है? देखो दो ऊपर हैं, यहां पे ओनली 1, क्योंकि ए ऑल हैविंग सेम पोटेंशियल, ऑल हैविंग सेम पोटेंशियल, तो मतलब दिस इज द ओनली प्रिंसिपल नोड। तो इसमें आपके प्रिंसिपल नोड 2 हैं, इसमें प्रिंसिपल नोड आपके 3 हैं। यहां तक बात सबको क्लियर हुई? यहां पर सबको बात क्लियर हुई? हियर लेफ्ट हैंड साइड 2 प्रिंसिपल नोड, राइट हैंड साइड 3 प्रिंसिपल नोड। अब आपके दिमाग में जो कॉन्सेप्ट चल रहा था
अब मैं उसका समाधान करता हूं। देखो, जितने भी प्रिंसिपल नोड हैं आपके पास, उसमें से आप एक को कंसीडर करोगे एज अ रेफरेंस नोड या रेफरेंस वोल्टेज। अब जब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चूज करोगे, तो आप 100% क्या चूज करो, वोल्टेज जीरो, ताकि कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाएगा। पॉइंट क्लियर हो रहा है नहीं? ध्यान से समझो क्या बोल रहा हूं कि आपके पास पहले में 2 प्रिंसिपल नोड थे, सेकंड में 3 प्रिंसिपल नोड थे। अब जितने भी प्रिंसिपल नोड हैं, उसमें से एक प्रिंसिपल नोड को आप एज ए रेफरेंस एज्यूम करो, कंसीडर करो, और जो रेफरेंस आप कंसीडर कर रहे हो, अब वो रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि वोल्टेज आपके ऊपर है। आप चाहे तो V1 मानो, चाहे तो 5 वोल्ट मानो, चाहे तो 3 वोल्ट मानो, चाहे तो 2 वोल्ट मानो, कुछ भी मान लो, आंसर सेम आएगा, इस बात की गारंटी है। तो जब हम कुछ भी मानेंगे आंसर सेम आने वाला है, तो मैं क्यों ना जीरो मान लो, जिससे हमारा कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाएगा। ये बात सबको समझ में आ रही कि नहीं? तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब 2 जगह हम वोल्टेज को जीरो मान लेते हैं, एक यहां पे और एक यहां पे। अब हमारे पास एक, देखो टोटल प्रिंसिपल नोड थे 2, उसमें से हमने एक को मान लिया रेफरेंस। अब एक बच रहा है, एक प्रिंसिपल नोड बच रहा है। अब यहां पे प्रिंसिपल नोड थे 3, उसमें से एक को रेफरेंस मान लिया। अननोन कितने बच रहे हैं? 2 बच रहे हैं। यहां पे अननोन कितना बच रहा है? 1 बच रहा है। अभी बात क्लियर हुई कि नहीं सबको? बोलो। फर्स्ट में 2 प्रिंसिपल नोड, सेकंड में 3 प्रिंसिपल नोड। अब अगर 4 आते तो उसमें से मैं एक को रेफरेंस कंसीडर करता और बाकी जो होते 2000 अननोन। और यही वजह है, और यही वजह है कि नोडल इज इजी देन मेश। क्यों? एक बात बताओ, अगर आप इसमें मेश लगाते तो कितना इक्वेशन बनाते? बोलो जरा। अगर आप इसमें मेश लगाते तो कितना इक्वेशन बनाते? 2। क्यों? क्योंकि 2 लूप बनता ना, क्योंकि 2 लूप बनता, 2 अननोन होते, 2 लूप बनता, 2 अननोन होते। ठीक है। बट अगर आप यहां पे नोडल लगा रहे हो तो आपको पता है एक इक्वेशन में काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक को वोल्टेज को क्या मान लिया आपने? जीरो। अब इधर आ जाओ, इधर अगर आप मेश लगाते तो कितने इक्वेशन बनते? जल्दी बोलो। 1 2 3, 3 इक्वेशन बनने थे, 3 इक्वेशन बनने थे। बट मतलब 3 अननोन, 3 इक्वेशन 3 अननोन। बट अगर आप नोडल लगाओगे तो कितने इक्वेशन बनेंगे? कितने अननोन है? 2 अननोन है, 2 अननोन है, तो 2 अननोन है तो मतलब 2 इक्वेशन, तो हमारा कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं सबको? यही वजह है कि नोडल एनालिसिस इज सुपीरियर देन मेश एनालिसिस। ठीक है। नोडल, क्योंकि उसमें एक जो रेफरेंस मान लेते हो वो ऑटोमेटिकली हमारा क्वेश्चन को सॉल्व कर देता है बहुत इजी वे में। ओके। अब आ जाओ, अब यहां पे आ जाओ। तो हमेशा अच्छा कोई बोले कि सर क्या हम यहीं पे जीरो मान सकते थे? और कहे यार तुम यहां भी जीरो मान लो, मतलब दोनों जगह नहीं मानोगे, जब भी मानोगे जीरो एक जगह मानोगे, चाहे तो यहां मान लो, चाहे तो यहां मान लो। पॉइंट समझ में आ रही कि नहीं? तब यहां V1 लेना, यहां V2 लेना, तो डजेंट मैटर। यहां पे हम सिर्फ नीचे इसलिए मानते हैं थोड़ा सा आसान रहे। ठीक है। मैं सारे पॉइंट्स पे तुम्हारे जो भी कंफ्यूजन हो सकती है सारे पे मैं बता दे रहा हूं। ठीक है। नीचे क्या होता है फिर कैलकुलेशन में आसान हो जाता है। चलो अब इधर आ जाओ, यहां पे क्या है? सपोज दिस इज V1। क्यों? एक ही अननोन, एक ही वोल्टेज था अननोन V1। यहां पे क्या है? यहां पे क्या है? V1।
यहां पे क्या है V2, दो अननोन। अच्छा यहां पे लिखा नहीं मैंने, AR1, AR2, AR3, AR4, AR5। AR1, R2, R3, R4, R5। ठीक है, R1, R2, R3, R4, R5। सर वी ऑलरेडी हैव V1 एंड V2 एज अ सोर्स। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, क्या मानू मैं, VA एंड VB, VA VB एंड VA, क्लियर? अभी ठीक है, ओके। अब यहां पे आ जाओ, तो VA VA VB। अब इसके बाद यहां पे आ जाओ, अब यहां पे हमने क्या लगाना है बताओ? मेश इज अ KVL एंड नोडल इज व्हाट? KCL। मेश इज अ KVL, नोडल इज अ KCL। अब KCL में होता क्या है? सम ऑफ ऑल करंट एट नोड इज 0। तो ए नोड है हमारा, प्रिंसिपल नोड, ए है नोड। अब इस पे सम करंट का सम 0 कर दो। इस वाले ब्रांच में करंट कितना होगा जल्दी बताओ? इस वाले ब्रांच में करंट कितना? अच्छा एक बात और ध्यान से समझना। अगर तुम्हें याद हो, अगर तुम्हें याद हो तो करंट की डायरेक्शन, जिस लूप में हम इक्वेशन लिख रहे होते थे, उसी लूप में करंट की डायरेक्शन क्या करती थी? डोमिनेट करता था। जिस लूप में हम मेश लगाते थे, उस लूप में, उस लूप का करंट डोमिनेट करता था। इन द सेम मैनर, जिस नोडल पे, जिस नोड पे हम KCL लगाएंगे, उस नोड का जो वोल्टेज है वो डोमिनेट करेगा हमेशा। क्या मतलब हुआ? अब बताओ, VA डोमिनेट करेगा या VA डोमिनेट करेगा? आप बताओ, V1 डोमिनेट करेगा या VA डोमिनेट करेगा? VA, क्लियर है? तो इसका मतलब अगर VA डोमिनेट कर रहा है तो करंट इनकमिंग होगी आउटगोइंग, करंट इनकमिंग होगी आउटगोइंग। अगर VA डोमिनेट कर रहा है आउटगोइंग, तो VA दिस वन दिस वन। ये बात सबको क्लियर होगी? अब अब इसमें से मान लो सपोज I1, दिस इज I2 एंड दिस इज I3। तो मतलब KCL अगर मैं लिख रहा हूं तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। किसी को कोई दिक्कत? I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि सारे करंट बाहर जा रहे हैं। सारे करंट बाहर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमने जिस नोड पे KCL लगाया हुआ है, उसका जो वोल्टेज है उसको हमने मैक्सिमम डोमिनेटिंग इन नेचर एज्यूम किया हुआ है। इन द सेम मैनर, जैसे हम मेश एनालिसिस में उस जिस मेश में लगाते थे उसका जो करंट होता था उसको हम डोमिनेटिंग बताते थे, उसी तरीके से यहाँ पे वोल्टेज को डोमिनेटिंग बताएंगे। और अगर वोल्टेज डोमिनेटिंग है तो 100% सारी करंट वहां से बाहर की तरफ जाएंगे। दैट्स वाई वी हैव कंसीडर्ड I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I1? आप बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I1? पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, तो VA माइनस V1 डिवाइड बाई R1, डन। प्लस व्हाट इज I2? व्हाट इज I2? VA माइनस V2 डिवाइड बाई R2 प्लस I3। VA माइनस, क्या लिखूं? VA माइनस व्हाट? VA माइनस व्हाट? 0। वेरी गुड। क्यों? अच्छा V3 0 क्यों? क्योंकि यहां पे मैंने क्या माना हुआ है? 0 ना। VA माइनस 0, तो कोई नीड नहीं है 0 लिखने का, तो सिंपली क्या लिख सकते हैं? VA डिवाइड बाई R3 इक्वल टू 0। दिस इज आवर नोडल इक्वेशन। क्या अभी तक कॉन्सेप्ट वाइज एंड कैलकुलेशन वाइज किसी को भी 1% का भी कोई डाउट है? कॉन्सेप्ट वाइज एंड रिटेन जो भी लिखा हुआ है उसके हिसाब से नहीं? ठीक है।
अब एक काम करो, सब लोग अपने कॉपी में सेकंड वाले का इक्वेशन लिखो। अच्छा पहले बताओ कितने इक्वेशन बनेंगे, एक या दो? सेकंड वाले में कितने इक्वेशन बनेंगे, एक या दो? दो अननोन दो इक्वेशन, वन अननोन वन इक्वेशन। चलो दोनों इक्वेशन आप लिखो अपने से। कैन यू डिफाइन करंट इन इन ब्रांच? करंट तो देखो, करंट का तो कोई मतलब ही नहीं है। किसने पूछा? संदीप? ओके 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 ओके। नहीं 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 नहीं, एक्चुअली हमारा जो मेन मोटिव है ना, ए तो है ही नहीं, इक्वेशन ए आएगा। समझ रहे हो नहीं मतलब? हाँ तो हमें इस ए तो मैं मिटा भी दूं ना, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था बस। हमें तो इससे मतलब है, और वो सेम आएगा, आप चाहे जैसे कंसीडर, अगर आपने सही लिखा तो सेम आएगा। हो गया? ओके डन। चलो जल्दी जल्दी सब लोग लिख लो, फिर मैं लिखता हूं। VA माइनस V1, इतनी मेहनत? ओके तो अब हम यहां पे स्टार्ट करते हैं। चलो सबसे पहले एट नोड ए, एट नोड ए, एट नोड ए। ओके तो यहां पे ध्यान दो आप, क्या हो जाएगा, सारे करंट बाहर की तरफ जा रहे होंगे, सारे करंट बाहर की तरफ जा रहे होंगे, तो क्या लिखेंगे, VA माइनस V1 डिवाइड बाई R1 प्लस VA माइनस VB डिवाइड बाई R3 प्लस VA डिवाइड बाई R2 इज इक्वल टू 0। आई होप इसमें किसी ने गलती नहीं करी होगी। ठीक है ओके। अब इधर आ जाओ आप, अब इधर आ जाओ आप, अब दूसरे पे आ जाओ, सेकंड वाले पे। अब एक बात बताओ, अभी आपने क्या कंसीडर किया था, करंट किधर जा रहा है, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड? अभी अभी क्या कंसीडर किया था, VA और VB के बीच में करंट राइट हैंड साइड जा रहा था या लेफ्ट हैंड साइड? राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। बट जब आप लगाओगे कहां पे, एट नोड बी, एट नोड बी। अब इस सिचुएशन में आप बताओ करंट कौन सा वोल्टेज डोमिनेटिंग होगा, VA या VB? एट नोड बी जब आप KVL लगाओगे तो कौन सा वोल्टेज डोमिनेटिंग होगा, VB, VB।
तो V भी डोमिनेटिंग होगा, मतलब सारा करंट यहां से बाहर जा रहा होगा, तो मतलब क्या लिखेंगे, VB माइनस VA डिवाइड बाई R3 प्लस VB डिवाइड बाई R4 प्लस VB माइनस V2 डिवाइड बाई R5 इज इक्वल टू 0। क्लियर है सबको? सबका सही हुआ? सबका सही हुआ? ठीक है, चलो। अब क्वेश्चन लगाओ, तब देखते हैं किसका कितना सही हुआ है। अब क्वेश्चन लगाओ, तब देखते हैं किसका कितना सही हुआ। किसी को कोई डाउट है तो बताओ। एनीवन हैव एनी काइंड ऑफ डाउट? नहीं? क्वेश्चन स्टार्ट करें। चलो, कल हमने क्वेश्चन लगाया था, कल हमने क्वेश्चन लगाया था, तो कल हमने क्वेश्चन लगाया था, जिसको क्वेश्चन क्या था याद करो। प्लस माइनस 100 वोल्ट, दिस इज 100 वोल्ट, दिस इज 100 वोल्ट। अब इसी क्वेश्चन को, अच्छा कितने लोगों को इसका आंसर याद है? अच्छा छोड़ो, दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं, दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर इफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर इफ I is equal to 2 एम्पियर। फाइंड द वैल्यू ऑफ R इफ I is equal to 2 एम्पियर। चलो, फाइंड द वैल्यू ऑफ R इफ I is equal to 2 एम्पियर। चलो बताओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ R इफ I is equal to 2 एम्पियर। कल वाला क्वेश्चन दूसरा था। कल वाले क्वेश्चन में क्या था कि 4 वोल्ट का 4 वोल्टेज दे दिया था, 4 वोल्ट, देन आर पूछा था। ये आपका डिफरेंट क्वेश्चन है। 20, वेरी गुड। दिनेश के तुरंत बाद जब पुनीत आंसर देता है ना, तब मुझे डाउट होता है। और किसी का आया आंसर? 22 आ गया।
हाँ जी आ रही है। अरे अरे कोई नहीं, आराम से आराम से, इतना दिल पे क्यों ले रहा हो, ठंड रखो। 110 10। मैं तो बोलता हूँ डाउट होता है, मैंने कब बोल दिया कि तुम्हें तुमने नहीं निकाला होगा। ओके, तो ध्यान दो, अब इस पे आप नोडल लगाओ, आप इसमें नोडल लगाओ। यहां पे मान लो वोल्टेज V, तो V -100 डिवाइड बाई 10 प्लस V/10 प्लस, यहां क्या लिखूं बताओ जरा, यहां क्या लिखूं, यहां पे क्या लिखूं मैं, दो पॉसिबिलिटी है, या तो V/R लिख सकता हूं, या तो V/R लिख सकता हूं, या फिर 2 लिख सकता हूं, दोनों एक ही बात है। V/R भी लिख सकते हो और क्या लिख सकते हो, 2 भी लिख सकते हो, तो सिंपली 2 लिखूंगा, 2 इक्वल टू 0। अब यहां से V की वैल्यू निकालो, देखो कितना आ रहा है, V -100 प्लस V प्लस 20 इक्वल टू 0, तो 2V इज इक्वल टू 100 माइनस 20 दैट इज -80, हाँ, एंड V इज इक्वल टू 40। अब देखो हमें पता है कि V/R इज इक्वल टू 2, V/R इज इक्वल टू 2, तो 40/R इज इक्वल टू 2, या फिर R इज इक्वल टू 40 डिवाइड बाई 2, आंसर इज 20 ओम। समझ में आया, क्लियर हुआ सबको। ज्यादा जल्दीबाजी में तो नहीं कर दिया मैंने। बाकी लोग देखो सिंपल है, यहां से करंट माना था तो V-100 डिवाइड बाई 10, यहां से करंट V/10, यहां से करंट कितना जा रहा है 2 एम्पियर, यहां से करंट कितना जा रहा है 2 एम्पियर, तो करंट ही तो लिखना होता है, तो V/100/10 प्लस V/10 प्लस 2, यहां से V की वैल्यू निकाली, V की वैल्यू निकाली कितनी आ गई 40, एंड V बाई, अब देखो V की वैल्यू मान लो तुमने 20 निकाल ली, सॉरी 40 निकाल ली। अब देखो यहां पे इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है 40, R इक्वल टू होता क्या है V/I, तो वोल्टेज कितना है 40, करंट कितना है 2, आंसर इज 20 ओम। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा।